सभी को नमस्कार। जो मेन पॉइंट है वो हमारे हैं। पहला पॉइंट है ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्यों चालू हुआ, असंगठित क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में इसकी स्थिति क्या है। तीसरा पॉइंट है पात्रता, कौन पात्र है और कौन अपात्र है इस योजना के लिए। लाभ क्या है ई श्रमिक कार्ड में, भविष्य में होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पांचवा पॉइंट है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा ई श्रम कार्ड बनाने का, पंजीयन का जो प्रोसेस है, ई श्रम पोर्टल के बारे में, डाउनलोड कैसे करना है, पंजीयन कैसे करना है, पूरी जानकारी। पहला पॉइंट है उद्देश्य। तो सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई तरह की योजना लेकर आती है। उन्हीं योजनाओं में से एक है ई श्रम कार्ड योजना। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए है। अब इसकी जो पृष्ठभूमि है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए, ऑनलाइन पंजीयन के लिए निर्देश जारी किया था। इसके बाद से भारत सरकार ने ये योजना भारत सरकार के लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं कल्याणकारी लाभों को उठा सकें उसके लिए। दूसरा जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं भारत में, इसकी क्या स्थिति है। तो जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको 4 समूहों में, मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 4 भागों में इसको बांटा है। तो पहला पार्ट है जो पेशे से जो लोग हैं, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी बनाने का काम करने वाले लोग हैं। रोजगार की प्रकृति के अनुसार जो दूसरा जो वो है संलग्न खेतिहर मजदूर, जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर, प्रवासी कामगार, ठेका और आकस्मिक मजदूर इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो है विशेष रूप से व्यथित श्रेणी। तो इसमें जो व्यथित श्रेणी है उसमें है ताड़ी टैपर, मतलब कि ताड़ का जो ताड़ निकालने वाले, मैला ढोने वाले, सिर के भार वाहक मतलब होता है कि सिर में जो भार रखकर काम करने वाले, पशु चालित वाहनों के चालक, लोडर और अनलोडर। चौथा जो है सेवा श्रेणी, मतलब कि जो सर्विसमैन होते हैं, दाई हो गया, घरेलू कामगार, मछुआरे, महिलाएं, नाई, सब्जी फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, इस प्रकार के लोग हैं। अब पात्रता में देखते हैं पात्र कौन है और अपात्र कौन है। तो पात्रता के लिए सबसे पहले तो आपको भारत का निवासी होना चाहिए, भारत के होने चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए आपको। और जो तीसरा है आयु जो सीमा है वो 18 वर्ष से 59 वर्ष, 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हम आगे बताएंगे कौन कौन से लोग हैं, तो वो लोग बना सकते हैं। कामगार की उम्र 60 साल होने के बाद जो कोई भी कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ई श्रम कार्ड के तहत लाभ मिलता रहेगा। 18 वर्ष से 59 साल का अगर आपने एक बार कार्ड बनवा लिया तो 60 साल होने के बाद आपको लाभ मिलता रहेगा। तो पात्रता में शामिल लोग कौन कौन से हैं। पहले प्रवासी कामगार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, भारत के किसी कोने में रहकर काम कर रहे हैं। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो लोग हैं। कृषि कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, मछुआरे, दूध बेचने वाले भाई लोग हैं, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कामगार स्ट्रीट वेंडर, मतलब सड़क पर जो वेंडर काम करते हैं वो लोग हो गए। इसके बाद हैं घरेलू कामगार, ताड़ी तय पर मैला ढोने वाले, सिर के भार वाहक, पशु चालित वाहनों के चालक। सिर के वाहक मतलब होता है कि जो सिर में भार रखकर ढोते हैं। बंधुआ मजदूर, प्रवासी कामगार, ठेका और आकस्मिक जो मजदूर होते हैं। रिक्शा चलाने वाले लोग हैं और अन्य कर्मचारी जैसे दाई, घरेलू कामगार हो गए, मछुआरे हो गए और महिलाएं होंगी, मछुआरे और महिलाएं हो गई, नाई हो गया, सब्जी फल विक्रेता, समाचार पत्र भूमिहीन, खेतिहर मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है और दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी बनाने वाले लोग और अन्य इसी तरह के जो व्यवसाय में लगे हुए हैं असंगठित क्षेत्र में, वो लोग होया। इसके आगे और देख लेते हैं। कृषि मजदूर हो गया, दूध का कारोबार करने वाले किसान, सब्जी और फल विक्रेता, ईंटा भट्ठा में काम करने वाले लोग, मछुआरे, सा मिल में काम करने वाले, बिड़ली, रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग बढ़ई हो गया, रेशम उत्पादन में काम करने वाले, नमक श्रमिक, नमक बनाने के लिए टर्नरी वर्कर्स, भंवर और
जो चमड़ा कारखाने में काम करने वाले, रेशम उत्पादन के लिए कार्यकर्ता, घर की नौकरानी, सड़क पर सामान बेचने वाले। तो इस प्रकार से हैं। अब हम जो अपात्र लोग हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से अपात्र हैं। तो ये थोड़ा सा जो इसमें शब्द लिखा हुआ है वो अटपटा है। मतलब ईएसआईसी के जो मेंबर हैं, जिसमें होता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले जो वेतनभोगी कामगार हैं, उसमें जो ईएसआईसी के जो ईएफओ के जो सदस्य नहीं हैं, मतलब कि जो कंपनी में काम करते हैं, जो छोटी कंपनी है, जैसे कि जिसमें एक कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उनका जो एक ईपीएफओ पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें मासिक जो आपके वेतन से, सैलरी से जो कटता है वो ईपीएफओ में जाके जमा होता है, और जितना जमा होता है उतना ही शासन आपको, सरकार आपके खाते में डालती है। तो वो ईपीएफ करके एक फंड होता है, तो उसमें जमा होता है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो लोग इस प्रकार के उसमें काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यहाँ पर एक देखना यह है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आय का मापदंड नहीं है। अब इसमें जो ई श्रमिक कार्ड है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मुख्य लाभ जो है 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है वो उपलब्ध है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को, मतलब जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उनको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो या मृत्यु होती या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, मतलब कि पूर्ण रूप से विकलांग हो गया, ऐसी स्थिति में भी 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है, थोड़ा बहुत विकलांग है दुर्घटना में, तो 1 लाख रुपए का वो लाभ का पात्र होगा। इसके आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा, श्रम योगी मानधन योजना उसका लाभ मिलेगा, और जो लाभ है आने वाले समय में सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए लाई गई किसी भी योजना का सुविधा का सीधा लाभ ई श्रमिक कार्ड को मिलेगा, ई श्रम कार्ड को मिलेगा। भविष्य में पेंशन की सुविधा, चिकित्सा उपचार, वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। मैटरनिटी बेनिफिट के, मतलब कि मातृत्व जो बेनिफिट होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो कर्मचारी काम करने में असमर्थ होते हैं गर्भवती महिलाएं, उसे उसके बच्चों को भरण पोषण के लिए कई लाभ मिलेंगे। मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता, और भविष्य में आने वाले नए योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड धारी को मिलेगा। अब ई श्रम कार्ड की जो है वो विशेषता क्या क्या है, जो कार्ड जिसके पास होगा उस कार्ड में क्या विशेषता है। तो कार्ड जो है वो 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन रहेगा, उसको यूएएन बोलते हैं। और ये जो कार्ड है वो पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। आप कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी जिले के हों, देश के हर एक कोने में ये वैलिड रहेगा। स्थायी नंबर होगा, अर्थात एक बार यह कार्ड अगर आपको बन गया तो जो नंबर है, जो यूएएन 12 अंकों का नंबर है वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि आधार नंबर होता है उसी प्रकार से ये नंबर रहेगा, एक बार बन गया तो वो रहेगा, और जीवन भर के लिए मान्य है। इसके रिन्यूअल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार खाता अपडेट करना आवश्यक होगा। मतलब कि हर बार आपको 1 साल में आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो आपको अपडेट रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको अपडेट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप अपना जानकारी पोर्टल से ही आप अपडेट कर सकते हैं। स्वयं अपडेट की जा सकने वाली जो डिटेल है वो क्या क्या अपडेट करना है, मोबाइल नंबर गुम हो गया, चोरी हो गया या फिर बंद हो गया तो अपडेट कर सकते हैं। वर्तमान पता, जैसे कि आप मध्य प्रदेश के हैं या फिर और दूसरी जगह जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, काम करते हैं, तो पता भी आपको अपडेट करना है। व्यवसाय आपका, जैसे कि अभी इस वर्ष कुछ दूसरा व्यवसाय करते हैं, 2 साल बाद कुछ दूसरा काम धंधा करते हैं, तो वो भी आपको व्यवसाय अपडेट करना है। शैक्षणिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद पंजीयन का जो प्रोसेस है, ई पोर्टल के बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं आधार संख्या, आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आईएफएससी कोड के साथ जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपकी होनी चाहिए। यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है
तो वह निकटतम CSC पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मतलब कि आपका मोबाइल में आधार नंबर लिंक नहीं है तब भी आप ई श्रम कार्ड बायोमेट्रिक के माध्यम से, मतलब उंगलियों के छाप के माध्यम से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह जो रजिस्ट्रेशन है वह पूरी तरह निःशुल्क है और इसके पंजीयन के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पंजीयन में आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल टाइप करते ही पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जैसे मैं माउस से कर रहा हूँ तो रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट बटन पर, अपडेट जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके, तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो यहाँ पर बाएं साइड में दिया हुआ है। अब आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार में, मतलब कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जैसे कि मैंने बताया था EPF वाला, जो कंपनी में काम करते हैं, अगर आप यस कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ नीचे आता है कि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसी प्रकार से स्टेट में भी, अगर स्टेट में आपको रजिस्टर्ड है एम्प्लॉय, जो राज्य सरकार के तहत जो एम्प्लॉय होते हैं वो रजिस्टर्ड है, वो भी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको OTP सेंड करने पर क्लिक करना है। OTP दर्ज आपके मोबाइल पर आएगी और OTP आपको दर्ज करना है। यहाँ पर 2 मिनट का समय रहेगा OTP दर्ज करने के लिए। अगर OTP नहीं आता तो कम से कम आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। OTP दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो आधार नंबर है आपका स्वयं का, वो आपको आधार नंबर दर्ज करना है। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है आइरिस के माध्यम से, आइरिस मतलब आँखों की पुतली के माध्यम से, फिंगरप्रिंट मतलब कि हाथों के उंगलियों के छाप के माध्यम से, और OTP के माध्यम से, मतलब कि OTP मोबाइल में आपका जाएगा, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा पोर्टल है वो आप हिंदी अंग्रेजी में कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप हिंदी में क्लिक करेंगे तो हिंदी में जाएगा। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद OTP आएगा फिर से। ये जो दूसरी बार जो OTP आएगा वो UIDAI, मतलब कि आधार के साइट से आएगा, आपको दर्ज करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स, फ़ोटो वगैरह जो आधार कार्ड में है, जो डिटेल रहती है वो पूरा यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें पूरी डिटेल्स। यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो आपको बाएं साइड में स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर 6 स्टेप्स है, उसमें आपको जानकारी भरना है और कंप्लीट करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपका स्वयं का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना है। इमरजेंसी नंबर हो डाल दीजिए। मैरिटल स्टेटस, मतलब कि विवाहित हैं अविवाहित हैं। अगर पोर्टल हिंदी में है तो यहाँ पर आएगा विवाहित अविवाहित। फादर नेम यहाँ पर आपको डालना है। मैं लाइव बता रहा हूँ, समय लगेगा। इसके बाद आपको, ये मैं पूरा सही डिटेल डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप जो सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर, जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप, डिफरेंसली एबल है मतलब विकलांग हैं हाँ या नहीं पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद नॉमिनी डिटेल, मतलब कि आपको नॉमिनी डिटेल आपको दर्ज करना है कि जो योजना का लाभ मिलेगा आपके न रहने के बाद वो किसको मिलना है। तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल में आपको भरना है। नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इसके बाद क्या संबंध है वो जानकारी आपको दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो अगला है वो एड्रेस, मतलब जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भर देना है। एड्रेस में होम एड्रेस क्या है, लोकेलिटी क्या है, स्टेट क्या है, ये पूरी आपको जानकारी
फिल कर देनी है। बहुत ही आसान है। आपको वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और हम लास्ट में आपको आधार कार्ड आपको जो कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, वो आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे कि कैसे आपको ई श्रम कार्ड जनरेट होगा। यहाँ पर जो चौथा स्टेप्स है उसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, वो जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल से ही आप फ़ोटो खींच के इसको अपलोड कर सकते हैं PDF में और या पिक्चर इमेज में, JPG में। इसके बाद मंथली इनकम क्या है वो आप दर्ज कर सकते हैं, 10,000 या और उससे बिलो। और इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करके आगे बढ़ना है। ऑक्यूपेशन एंड स्किल मतलब काम क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके ये आप कोड देख सकते हैं और उस कोड को लिख सकते हैं। इसमें जैसे कि अलग अलग है। एग्रीकल्चर के लिए इसमें आप देख रहे हैं फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल, ताड़ी टैपर अलग अलग है। इसमें जॉब रोल अलग अलग है। तो आप इसके हिसाब से पूरा इसमें देख सकते हैं। जो असंगठित जो लोग हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उसकी पूरी यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई है। तो इस प्रकार से आप ऑक्यूपेशन देख सकते हैं और जो आपका ऑक्यूपेशन का जो कोड है वो वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। और अगर कोड नहीं दर्ज करना, यहाँ पर आपको कोड दर्ज कर सकते हैं या फिर आप जो लिखना चाहें जो उसमें लिस्ट में है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर लेबर या लेबरर एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। तो जितने साल से काम कर रहे हैं आपको वो दर्ज करना है। और आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ऑक्यूपेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आगे सेव एंड कंटिन्यू करना है। मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है या फिर इसको PDF फाइल में आपको सेव कर लेना है मोबाइल में। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए। और अगर चेक करने के बाद आपको लगता है कि कुछ डिटेल्स गलत है तो उसको एडिट वाले ऑप्शन से आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी फाइनल सबमिट करके अब देख लेते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है जो कार्ड है। तो डाउनलोड करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर से उसी पर जाते हैं लॉग आउट करने के बाद। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अपडेट करना है प्रोफाइल और डाउनलोड कार्ड करना है। तो जैसे ही मैं उस पर जाता हूँ और लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड UAN कार्ड, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं। तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसमें एक चीज़ और है कि जो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 है। जो पंजीयन की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 है। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।